Hello everyone, my name is Dr. Amit Parihast and today I am going to talk about a very important chapter of class 11th called ledger accounts. So आज की क्लास में हम ledger के बारे में बात करते हैं. So let's start the session without any delay. So first of all आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि what is a ledger? So a ledger account can be defined as a summary statement of all the transaction relating to a person, assets, expenses or incomes which have taken place during a given period of time and shows their net effect. Thus a group of accounts is known as ledger. What is ledger? ये है. Now, what is the purpose of preparing the ledger accounts? So journal is a book of records where daily monetary transaction of a business is posted. आपको पता है जर्नल का मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इट मीन्स जुड़ प्लस नल. सो जुड़ मीन्स डे टू डे और डेली और नल मीन्स रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. सो as soon as the transaction occurred, it should be kept into a book called journal. जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं. मैं यहां पर्पस की बात कर रहा हूं. जस्ट टेक एन एग्जांपल. मिस्टर ए का एक बिजनेस है जिस बिजनेस का नाम उन्होंने रखा हुआ है ABC लिमिटेड. राइट. अब सोचो कि हर दिन इसमें कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं और उस ट्रांजैक्शन का जो नंबर है वो सपोज 1000 ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पे होते हैं. आप सोचो एट द एंड ऑफ द ईयर 365 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन या टोटल नंबर ऑफ जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो 3,65,000 जर्नल एंट्रीज होंगी. So it is very difficult or we can say it is impossible to search any transaction for a specific date. क्योंकि सोचो 365 आप एक पेज की बात करो. एक पेज में मैक्स टू मैक्स हम 4 या 5 जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाते हैं. तो सोचो कि 365 में 5 से भी हम करेंगे, 5 भी ट्रांजैक्शन आपने एक पेज में कर लिया तो इसका मतलब फिर भी है कि 73,000 पेजेस लगेंगे आपको इस जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए. और इतनी बड़ी बुक तो आती नहीं है. नोटबुक नहीं होती. नोटबुक 100-150 पेजेस की होती है. इतनी बुक्स तो होंगी नहीं. तो बहुत सारी बुक्स बन जाएंगी. एंड सपोज मुझे किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को, सपोज कैश का बैलेंस को देखना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं किसी बैलेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं. सो दैट इज द रीजन कि लेजर अकाउंट बनता है. लेजर अकाउंट बनाने का एक ही पर्पस होता है कि ये जो इतने सारे ट्रांजैक्शन है और सपोज मुझे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए. जस्ट टॉक अबाउट द कैश का बैलेंस मुझे पता करना है या कैश इस डेट को कितना रिसीव हुआ. तो मैंने उसको लेजर में ही उस कैश के लेजर में गया और मैंने वहां से सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि कहां से इसको वेरीफाई करना होगा. तो जब हम लेजर की फॉर्मेट की बात करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें जर्नल फोलियो होता है. जर्नल फोलियो का मतलब क्या होता है? किस पेज नंबर जर्नल के किस पेज नंबर में होता है. जर्नल के किस पेज नंबर में होता है ये लेजर का फॉर्मेट में JF लिखते हैं. लेजर के फॉर्मेट में हम जर्नल फोलियो लिखते हैं. और सिमिलरली हम जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो उसमें हम LF लिखते हैं सो दैट वी कैन ट्रैक कि किस पेज नंबर में ये जो जर्नल का ट्रांजैक्शन है किस पेज नंबर में लेजर में ट्रांसफर हुआ है. और लेजर में जर्नल फोलियो लिखते हैं इसलिए किस पेज में हमने ये वाला जर्नलिटीज कहां से डिराइव हुआ है, कहां से किस पेज नंबर से आया है. तो जर्नल का मेन यही होता है कि पहले हमने लेजर का यही होता है कि पहले हमने जर्नल बना लिया. उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन आ गए. जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात करी कि 1000 ट्रांजैक्शन और सपोज 365 डेज इन अ ईयर तो आपने 3,65,000 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया. एक बुक में आप 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते एक पेज में. तो इस तरह से 73,000 पेजेस होंगे. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डेट ट्रांजैक्शन एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ पर्पस टू क्रिएट अ लेजर अकाउंट. Though it brings all the transaction together, it creates confusion between small and important expenses. Thus, a ledger was introduced where all the transactions are recorded under individual account. इसीलिए हम लेजर को किंग ऑफ ऑल बुक्स बोलते हैं. क्योंकि जब आप सपोज किसी स्पेसिफिक लेजर की बात करते हो, कैश की लेजर की बात करते हो तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैश. जब आप सेल्स की बात करोगे तो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखोगे आप. जब आप परचेज का लेजर बनाओगे तो सिर्फ परचेजेस से रिलेटेड आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे. इसी तरह वेजेस, सैलरीज और भी एक्सपेंसेस के लिए आप जब बनाओगे तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करोगे. डेटर्स, क्रेडिटर्स
उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आप उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स. अब लेजर अकाउंट शुड आंसर, आपको लेजर अकाउंट क्या क्या कर सकता है. पहले हमने बात करी कि व्हाट इज द लेजर अकाउंट, फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट, एंड थर्ड है कि लेजर अकाउंट क्या क्या आंसर आपको करता है, लेजर अकाउंट बनाने से क्या क्या आंसर करता है. तो इसमें जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें ले लिया कि व्हाट आर द टोटल सेल्स टू एन इंडिविजुअल कस्टमर. हम जब डेटर्स का एक लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल डेटर्स को हमने कितने का सेल्स क्रेडिट में करा है. व्हाट आर द टोटल परचेजेस फ्रॉम अ इंडिविजुअल सप्लायर. जब हम परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं तो हमने किस सप्लायर से कितना परचेजेस करा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ मच अमाउंट इज ओड बाय अ डेटर्स. डेटर्स से हमें कितना एक्सपेक्टेड है, जितने का हमने क्रेडिट सेल्स करा है तो वो डेटर्स से कितना हमें पैसे मिलने हैं. इसी तरह हाउ मच अमाउंट इज ओड टू द क्रेडिटर्स. ओड टू द क्रेडिटर्स, दिस इज नॉट डेटर्स, दिस इज क्रेडिटर्स. What is the amount of profit or loss made during a particular period of time? Next is what is the financial position of the firm on a particular date? ठीक है. Ledger posting of journal. Every transaction is initially recorded in journal. जैसे मैंने बताया कि as soon as the transaction incurred, ये journal entry journal बनता है, and this journal is called, recording in journal is called journal entry. From the journal, it is transferred to the respective account in the ledger. This process of transferring from the journal to ledger is called posting. क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन क्या था, what is posting? तो जब जर्नल से लेजर में हम ट्रांसफर करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को तो दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग इन अ लेजर. सो लेट्स सी हाउ डू यू पोस्ट एन एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू लेजर. इससे पहले हम इसके फॉर्मेट के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मेट होता कैसे है. तो देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड, आपको सब चीज दो चीजें मिलेंगी. दो डेट के कॉलम, दो पर्टिकुलर्स कॉलम, दो जर्नल फोलियो के कॉलम, दो अमाउंट के कॉलम आपको मिलेंगे. एक्सट्रीम लेफ्ट इज योर डेबिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ही डेबिट साइड होता है अकाउंट्स में, एंड राइट साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड. तो लेफ्ट साइड में आपने डेबिट लिखा, उसके नीचे आपने डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ. जेएफ मैंने आपको बताया अभी कि जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं आप तो आप एलएफ लिखते हो, राइट. और जब लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हो तो उसमें आप जेएफ लिखते हो, क्योंकि आपको दोनों को कोरिलेट करना होता है कि कहां से ये ट्रांसफर हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड जर्नल फोलियो. सिंपली इट इज अ पेज नंबर ऑफ फ्रॉम विच पेज ऑफ जर्नल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड हियर. अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने के लिए हम टू यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने के लिए हम बाय यूज करते हैं. ठीक है. नाउ मैंने जैसे बताया कि इसका बेस जो है वो जर्नल एंट्रीज है. तो जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही आप लेजर अकाउंट बनाते हैं. और आपके जर्नल एंट्रीज कितनी होती हैं? सिंपल. सिंपल जर्नल एंट्रीज मतलब ये सिंपल समझना भी है, और सिंपल जर्नल एंट्री भी होता है जिसको हम सिंगल जर्नल एंट्री बोलते हैं. दूसरा जर्नल एंट्रीज होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, एंड तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री. तो सिंपल जर्नल एंट्रीज को कैसे लेजर में पोस्ट करोगे आप, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को कैसे लेजर में पोस्ट करोगे, और ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को कैसे पोस्ट करोगे, आज की डिस्कशन मेन यहीं से स्टार्ट होने वाली है. तो सबसे पहले सिंपल जर्नल एंट्रीज मैंने आपको समझाया हुआ है कि सिंपल जर्नल एंट्रीज क्या होता है. when in a transaction, when only there are two aspects, out of the two aspects, one aspect is being debited and another aspect is being credited, this is called simple journal entry. तो जर्नल एंट्रीज तो आपको आती ही है, उसको आप इजीली कर सकते हो. ना तो पर्पस इज कि लेजर में कैसे करोगे आप. तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूं, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, सिंपल सी टेक्निक बताता हूं, राइट. सिंपल सी टेक्निक क्या होती है? अकाउंट्स पढ़ के हम क्या बनेंगे? सीए बनेंगे, राइट. सीए का मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सीए यहां नहीं समझेंगे. सीए का मतलब है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि मैंने बताया ये हम एक ट्रिक सीख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग. तो इसका जर्नल से लेजर में पोस्ट करने के लिए एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको. सो करस्पॉन्डिंग एंट्री, ए का मतलब होता है एक्चुअल साइड, और आपको पता है जब भी मैं साइड की बात करता हूं तो अकाउंट्स में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दो ही साइड्स होती हैं. जनरली वैसे दो साइड्स ही होती हैं. हम रोड पे भी चले तो लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो अकाउंट्स में लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं. सो यहां सीए का मतलब यह है कि राइट और पोस्ट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड.
अब ये गुरु मंत्र है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? सीए बन के। सीए का मतलब क्या होता है? सी स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग, ए स्टैंड फॉर एक्चुअल। सो सी मीन्स राइट और पोस्ट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड। ठीक है, अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसकी जर्नलिटीज हम पास कर लेते हैं। पहले की हमने पास कर लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जर्नल का सेशन इससे पहले आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर कि, तो मैं डायरेक्टली जर्नलिटीज पास कर देता हूं। तो business started with cash, so the journal entry is cash account debit to capital account। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखा है हमने? 1 लाख रुपीज। लेजर का फॉर्मेट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि लेजर का क्या फॉर्मेट हो सकता है, वो हमने बात कर ली। अभी मैं आपको टी शेप में समझा रहा हूं, सेम चीज आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में, मतलब डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कैसे पोस्ट होगा वो समझा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने एक टी शेप बना लिया है कैश का। जैसे कि आपको पता है कि इसमें इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल बुक्स, क्योंकि कैश का मतलब क्या है कि सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यूनिक चीजें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे उस स्कूल के पार्ट है, लेकिन आपको डिफाइन यूनिक क्या बनाता है? आपका सेक्शन, आपका स्ट्रीम, आपका रोल नंबर, आपका एडमिशन नंबर, ये आपको यूनिक बनाता है। तो बेसिकली यहां यूनिक बनाने के लिए क्या है? एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाया, इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश से रिलेटेड होगा। मतलब कैश से रिलेटेड का मतलब क्या है कि कैश या तो इसके डेबिट या क्रेडिट साइड में जर्नल एंट्रीज में आएगा, उसी को आप रिकॉर्ड करने वाले हो। दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम कैपिटल का। अब समझिए, कैश का बना रहे, कैश के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? कैश के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? कैपिटल। और कैश का एक्चुअल साइड क्या है? डेबिट साइड। मैंने क्या बताया आपको? राइट और पोस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड। जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, इसका सिंपल से समझो, जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसी के साइड में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को लिख दो आप। तो जैसे कैश का मैं अकाउंट बना रहा हूं, तो कैश का साइड कौन सा है? डेबिट साइड। तो उसी की साइड में मैं उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को लिख दूं। तो इसका साइड कौन सा है? डेबिट साइड। तो इसकी साइड में मैं क्या लिख दूंगा? करस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है बेटा? टू कैपिटल अकाउंट, और ये 1 लाख रुपीज का बैलेंस मैंने यहां लिख देना। एक और ट्राई करते हैं। कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? कैश है। कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? कैश है। और कैपिटल का एक्चुअल साइड क्या है? तो अभी हमने जैसे सीखा है कि जिसका भी अकाउंट आप बना रहे हो उसी के साइड में उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को आपको लिखना है। तो कैपिटल का साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड। उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? कैश। तो आप लिखने वाले हो यहां बाय कैश अकाउंट, और ये वैल्यू आप यहां 1 लाख रुपीज की लिखने वाले हो। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका करते हैं। कैश डिपॉजिट टू बैंक, तो जर्नलिटीज आपने क्या बनाना है इसका बेटा? कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वैल्यू कितनी थी हमारे पास? यहां वैल्यू थी 50,000 की, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, इसका भी टी शेप में समझाता हूं क्योंकि आपका टाइम उसमें बचेगा। फॉर्मेट तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, इसमें आपका टाइम काफी बचने वाला है। तो पहला हमने एक अकाउंट बना लिया बैंक का, एंड दूसरा अकाउंट हमने बनाना है बच्चे कैश का। सो दिस इज आवर सेकेंड ट्रांजैक्शन। फॉर्मूला वही है, राइट और पोस्ट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड। तो अकाउंट किसका बना रहे हैं? बैंक का। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? कैश। और इसका एक्चुअल साइड क्या है? डेबिट साइड। तो बहुत सिंपल है, इसको स्लोली करते हैं। आपको सबसे पहले जिसका अकाउंट बना रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को फाइंड आउट कर लो, और जिसका अकाउंट बना रहे हो उसी की साइड में, मतलब ओन साइड में, आप उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को पोस्ट कर दो। या जो आपकी साइड है, जैसे बैंक अकाउंट का जो हम अकाउंट बना रहे तो बैंक का साइड कौन सा है? डेबिट साइड। तो बैंक के अकाउंट मतलब डेबिट साइड में उसके जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है उसको लिख दो, तो आपका लेजर पोस्टिंग इसी को हम बोलते हैं।
एंड दिस इज वेरी द इजीएस्ट अप्रोच। तो यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, तो यहां आप लिख सकते हो टू कैश अकाउंट, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सपोज कैश का आप अकाउंट बना रहे हो, तो कैश का साइड कौन सा होगा, क्रेडिट साइड। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री है बैंक। तो आप क्या यहां लिखने वाले हो बेटे, आप यहां लिखने वाले हो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो गुरु मंत्र क्या है, अकाउंट्स पर के हम सीए बनते हैं, यहां भी जर्नल से लेजर में पोस्ट करने के लिए हमें सीए आना चाहिए। सीए का मतलब राइट और पोस्ट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड। नेक्स्ट कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री के लिए क्या वो फॉर्मूला यूज होगा या नहीं होगा, उसको देखते हैं। देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम 14,900 फ्रॉम एक्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 15,000। कंपाउंड एंट्री होता क्या आपको पता ही है कि व्हेन इन अ ट्रांजैक्शन व्हेन देयर आर मोर देन 2 एस्पेक्ट, जब 2 से ज्यादा एस्पेक्ट होते हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं या 4 एस्पेक्ट होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्योंकि उसमें जब 2 से ज्यादा एस्पेक्ट होंगे तो उसकी 2 सिंपल जर्नल एंट्रीज बनेंगी, जिनको आप कंबाइन करेंगे तो ये कंपाउंड एंट्री बनती है। कंपाउंड एंट्री का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल जर्नल एंट्रीज। हम इसको कंबाइन करके करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने आपको जर्नल में पढ़ा दिया था। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी बेटा, द एंट्री इज, पहले इसको ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। कैश रिसीव rupees 14,900 from Mr. X in full settlement of 15,000. So we are expecting 15,000 from Mr. X, but he has paid only 14,900 in full and final settlement. तो 100 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। एंट्री क्या आनी है इसकी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट 14,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट। तो इसमें भी आप वही राइट और पोस्ट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा इससे कैसे करेंगे। और सपोज आपको ये कंपाउंड एंट्री में डिफिकल्टी आ रही कि इसको हम कैसे लेजर पोस्ट करें, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो 2 सिंपल एंट्री में। तो कैसे कन्वर्जन पॉसिबल है, तो पहला हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट 14,900 टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट। ये हमने इसको सिंपल जर्नलिटीज में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा क्या हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट। ठीक है, तो आपको सपोज इससे क्योंकि 3 कंपोनेंट आ गए तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, और वैसे इससे भी बहुत सिंपल होता है। हमने यहां 3 लेजर अकाउंट क्या बनाना है, पहला कैश का, दूसरा डिस्काउंट का, तीसरा मिस्टर एक्स का। तो सबसे पहले कैश का हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, दूसरा हम डिस्काउंट अलाउड का बनाते हैं, या मैंने सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया है, एंड तीसरा मिस्टर एक्सेस का बनाते हैं। ठीक है, तो कैश की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मिस्टर एक्स, और कैश का एक्चुअल साइड क्या है, डेबिट साइड। सो यहां आप लिखोगे टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा 14,900। डिस्काउंट में डिस्काउंट की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, मिस्टर एक्स, और डिस्काउंट का साइड कौन सा है, डेबिट साइड। सो हियर आई कैन राइट टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट। इसी तरह मिस्टर एक्स की मैं देखूं तो मिस्टर एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री पहला कौन सा है, कैश है। मिस्टर एक्स का साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड। तो यहां आप लिखने वाले हो बाय कैश अकाउंट 14,900। इसी तरह डिस्काउंट का जब देखोगे तो डिस्काउंट का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, सॉरी मिस्टर एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, डिस्काउंट भी है, और मिस्टर एक्स का साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड। सो हियर यू कैन राइट बाय डिस्काउंट अकाउंट, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 रुपीज की। बहुत सिंपल सा है। और भी एक तरीका समझो, जैसे कैश और मिस्टर एक्स का हमने बना लिया, ठीक है, सिंपली 2 फ्रेंड्स मिले, एक राम और दूसरे का नाम है श्याम।
तो राम श्याम से जब मिलेगा तो उसको क्या बोलेगा, हाय श्याम, और जब श्याम होगा तो वो क्या बोलेगा, हेलो राम। तो मतलब एक दूसरे का नाम लेके हम बात करते हैं। सिमिलरली जब हमने कैश का बनाया तो हमने टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा, और मिस्टर एक्सेस का जब बनाया तो हमने बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा, राइट। तो यही आप राम और श्याम की देखो, राम जब श्याम से मिलेगा तो हेलो बोलेगा, किसको बोलेगा, श्याम को बोलेगा। श्याम जब राम से मिलेगा तो हेलो किसको बोलेगा, राम को बोलेगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हो। यहां देखो कैश में हमने टू मिस्टर एक्सेस लिख दिया, तो मिस्टर एक्सेस में क्या लिख सकते हो, बाय कैश लिख सकते हो। यहां डेबिट साइड में होगा तो यहां क्या हो जाएगा, उल्टा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड के साथ भी आप कर सकते हो। एक तरीका और है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट दिस इज द एप्रोप्रिएट तरीका जो सीए वाला है। दूसरा जो तरीका बताऊंगा वो एक्चुअली चेक कर सकते हैं कि वेदर द लेजर जो आपने पोस्ट करा है वो करेक्ट है या नहीं है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री, जिसे हम पोस्टिंग करते हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या होता है, व्हेन द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कैरीड फॉरवर्ड, उसको हम वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कैश इन हैंड है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। हम अपने रेफरेंस के लिए ऊपर में ए लिख देते हैं, ए फॉर एसेट्स। डेटर भी हमारे लिए एसेट है, इसको भी ऊपर लिख देते हैं एसेट। स्टॉक भी हमारे लिए एसेट है, इसके ऊपर भी लिख देते हैं एसेट्स। मशीनरी भी हमारे लिए एसेट है, इसके ऊपर भी लिख देते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज भी हमारे, लायबिलिटीज में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, ये हमारी लायबिलिटीज है, और ये लायबिलिटीज लिख ही दिया हमने। तो जर्नल एंट्रीज में वैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा ही होगा कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, और यही हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी होता है। लेकिन जब हम जर्नल में करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। लेकिन आपको कुछ मिसिंग दिख रहा होगा, यहां आपको मैंने दिख रहा होगा ए दिख रहा होगा, मतलब एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके पास एल दिया लिखा होगा, मतलब लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। एक चीज मिसिंग होगी जो है कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आपको पता है कि कैपिटल नहीं गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, कैपिटल इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ एसेट्स माइनस सम टोटल लायबिलिटीज। ये ऑलरेडी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख चुके हैं। सबसे पहले इसका जर्नल करते हैं एंड फिर उसके बाद हम इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल। जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है। जब भी ओपनिंग एंट्री आती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। मोस्टली कैपिटल का वैल्यू नहीं गिवन होता है, आपको ये वाला रूल कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो कैश हमारे पास है, तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट that is 30,000, stock account debit that is 1,50,000, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट that is 1,20,000, ठीक है। टू बैंक ओवरड्राफ्ट और ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 50,000 का। अब आप देखो तो एसेट्स का आप टोटल कर लो, सो कितना हो गया, 50 प्लस 30 80 प्लस 120 2 लाख प्लस 150 3.5 लाख। तो आपके पास टोटल जो एसेट्स है वो 3.5 लाख का आ गया। मैं यहां लिख लेता हूं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल गिव अस कैपिटल। सो हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो 3,50,000 का है, एंड लायबिलिटीज में सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है जिसका वैल्यू 50,000 का है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, where you find कि asset is exceeding the liabilities by 3 lakh, so this is actually your capital investment। ये आपका capital investment है। तो यहां आप लिख देंगे to capital account and this is your balancing figure। ये जो है ये आपका balancing figure है, ये आपका balancing figure है, this is your balancing figure, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डेफिनेटली लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला कैश का बनाना होगा, डेटर्स का बनाना होगा, स्टॉक का बनाना होगा, मशीनरी का बनाना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का बनाना होगा और कैपिटल का बनाना होगा। तो बड़े सारे क्वेश्चंस कि सर सिंपल जर्नल एंट्रीज का तो ठीक है, सीए से हो जाएगा, कंपाउंड का भी ठीक है, सीए से होगा, इसका क्या होगा, इसका और भी सिंपल है, इसका और भी सिंपल है।
आप एक्चुअल साइड वाली जो बात है वो तो देखा ही आपने, राइट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड। तो राइट द करस्पॉन्डिंग एंट्री इनटू द एक्चुअल साइड वो सिंपल और कंपाउंड के लिए अप्लाई करिए, लेकिन जब ओपनिंग जर्नल एंट्री आएगी तो सिर्फ एक्चुअल साइड को फोकस करिए, सिर्फ एक्चुअल साइड। मतलब जैसे ये जो आपका कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी है, जो आपके एसेट्स है, मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए एसेट्स, तो इनका साइड स्पेसिफिक क्या है, डेबिट साइड है, ठीक है, तो इनको डेबिट साइड में ही लिख दीजिए। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल, ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ क्या है आपका लायबिलिटीज है और फिफ्थ क्या है कैपिटल है, इसका जो मेन साइड है वो कौन सा है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं कुछ अकाउंट आपको यहां समझाता हूं। कैश का जैसे मैंने बना दिया, डेटर्स का बना दिया, स्टॉक का बना दिया, मशीनरी का बना दिया। पहले 4 अकाउंट बनाते हैं, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल नेक्स्ट साइड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने कैश का बना दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि कैश का और भी सिंपल है ओपनिंग जर्नल एंट्री से जब आप बनाते हैं। दूसरा मैंने डेटर्स का बना लिया, तीसरा है स्टॉक का बना लिया, चौथा है मशीनरी का बना लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब भी आपके पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज होगा तो उसके एक्चुअल साइड में लिखिएगा। जैसे कैश डेबिटेड है तो आपने सिर्फ यहां लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन के लिए हम B/D लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका हो जाएगा 50,000, ठीक है। इसके बाद डेटर्स का कितना है 30,000, और ये भी डेबिट साइड में आया। तो जब भी आप डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू कितनी है 30,000 की। स्टॉक का जब है उसकी वैल्यू कितनी है 150 डेबिट साइड में, तो यहां लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट दिस इज 1,50,000, ठीक है। इसी तरह मशीनरी डेबिट हो रहा है 120 से, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द वैल्यू इज 1,20,000। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल का लिखता हूं। अब समझ लीजिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपके क्रेडिट साइड में है तो उसको क्रेडिट साइड में ही लिखना है और वैल्यू 50,000 की है। कैपिटल आपका क्रेडिट में है, क्रेडिट में ही लिखना है, वैल्यू उसकी 3 लाख। बस वैल्यू को थोड़ा ध्यान करिए और बस हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में बना देते हैं लेजर अकाउंट। तो पहला हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का बना लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू अभी हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 50,000 का वैल्यू था और किस साइड में था, क्रेडिट साइड में। तो हमने क्या लिखना है यहां, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां वैल्यू हमने कितना लिख दी 50,000 की। नेक्स्ट हमने कैपिटल का बना दिया और उसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी थी 3 लाख रुपीस की, और वो भी क्रेडिट साइड में। तो आपने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी वैल्यू कितनी थी 3 लाख रुपीस की थी। तो जब भी आप देखें, आपको लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सिंपल जर्नल एंट्रीज कंपाउंड के लिए दिस आर द बेबी स्टेप। वैसे जब आप एक अक्वाइंटेड होंगे तो इजीली पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आप लर्न कर रहे हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल। ये बहुत हेल्पफुल होगा जो आप सीए वाला अप्रोच सिंपल और कंपाउंड के लिए अप्लाई करें। और ओपनिंग के लिए तो और भी सिंपल है, सिर्फ एक्चुअल साइड में आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जब वो जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड में आ रहा है, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब वो जर्नल एंट्रीज के क्रेडिट साइड में आ रहा है विथ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो ये तो हो गया पोस्टिंग का। एक और सिंपल क्या हो सकता है, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बताया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की क्लास में बताया था कि दिस इज द गुरु मंत्र। ये जो है ये अकाउंट्स है, ये पूरा अकाउंट्स का वर्ल्ड यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो कैसे चेक कर सकते हो। तो आपको पता ही है मॉडर्न अप्रोच से मैंने आपको सिखाया था, ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो सर इससे मतलब क्या है, समझते हैं। जैसे ओनर्स कैपिटल के लिए कैपिटल का समझ लेते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट ये हो गया ओनर्स कैपिटल, इसका इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड आएगा, डिक्रीजिंग साइड डेबिट साइड आएगा। मतलब जब भी ओपनिंग बैलेंस की हम बात करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। आपने देखा ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस ही था, हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, सपोज रेवेन्यू का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी रेवेन्यू हो, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, व्हाटएवर रेवेन्यू, आप नाम ले लीजिए किसी भी रेवेन्यू का, सेल्स, ये सब कोई भी रेवेन्यू का एग्जांपल ले लीजिए, इसका भी इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड होगा, डिक्रीजिंग साइड डेबिट साइड होगा। तो जब भी हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो दैट शुड बी रिटन इनटू द क्रेडिट साइड ओनली। इसी तरह लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो लायबिलिटीज में कोई भी लायबिलिटीज ले लीजिए, जैसे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का लिया है अभी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। तो इसका भी जो इंक्रीजिंग साइड होगा वो क्रेडिट साइड होगा। तो आपने देखा कि ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में ही लिखा है। इसी तरह आप एक्सपेंसेस और एसेट्स का बना रहे हैं, किसी भी एक्सपेंस का एग्जांपल ले लीजिए, सैलरीज पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, व्हाटएवर। सो इसका जो इंक्रीजिंग साइड होगा वो डेबिट साइड और डिक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड। तो इंक्रीज करने के लिए मतलब इसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे। इसी तरह एसेट्स का, किसी भी एसेट्स का बात करें, अभी हमने बहुत सारे एसेट्स का अभी एग्जांपल लिया है, आपको एक बार वेरीफाई भी करा देते हैं। तो इसका भी इंक्रीजिंग साइड डेबिट साइड होगा, डिक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड होगा। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे एसेट्स में हमने कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, आप देख रहे हैं कि इसका इंक्रीजिंग साइड डेबिट साइड है और हमने इंक्रीजिंग साइड में ही ओपनिंग बैलेंस लिखा है। इससे भी बहुत सारे जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं। ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इससे भी बहुत सारी चीज समझ सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द एसेट्स। तो मैंने क्या बताया, इसका जो इंक्रीजिंग साइड होता है डेबिट और डिक्रीजिंग होता है तो क्रेडिट। तो आप जब एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस है वो यहां लिखोगे, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। आप एसेट्स को परचेज करोगे तो ये इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, एडिशन टू एसेट्स। इंक्रीज साइन का मतलब क्या है, एडिशन, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो जब आप एसेट परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, एसेट जब सेल कर देंगे तो एसेट डिक्लाइन हो जाएगा, एसेट्स के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डिक्लाइन हो जाएगा। सो इस तरह से भी सोच सकते हैं आप, किसी भी तरह से सोचे, आपका अकाउंट्स इतना कॉम्पैक्ट, इतना अच्छा हो जाएगा। आप सारे रूल्स को, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन की तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट का है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और कॉन्सेप्ट एक बार हो जाए तो ट्रस्ट मी, अकाउंट्स इज वेरी इजी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है कि इसको हम बैलेंस कैसे करें, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जर्नल से लेजर में पोस्ट कर देते हैं तो बैलेंसिंग भी हमें करना होता है। सो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब है इट मींस दैट बोथ द साइड्स आर बीइंग कंपेयर्ड and then the side having higher balance written in the both the sides and difference should be written as to or by balance carried on at the last date of month and written in the opposite side by writing to or by balance brought down। मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे इसकी बैलेंसिंग हमें करनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंसिंग करनी है। तो क्रेडिट साइड में 50,000 आ गया है और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हायर बैलेंस कौन सा हो गया, क्रेडिट साइड का। तो मैंने दोनों साइड में 50,000 लिख दिया। ठीक है, और सपोज ये जो ट्रांजैक्शन है, वैसे ट्रांजैक्शन मैंने दिया भी था, ये December 7th का ट्रांजैक्शन है। तो यहां जब आपने रिकॉर्ड करा होगा तो डेट कॉलम में डेफिनेटली आपने December 7 डाला होगा। सिंस मैंने टीसेप अकाउंट, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने टीसेप अकाउंट बनाया है, तो यहां हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया था, तो यहां December 7 कर लिया। अब ये साइड क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड को, तो यहां दिसंबर का लास्ट डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर। तो यहां लिखने वाले हैं आप टू बैलेंस कैरिड ऑन। तो ये जो पैरा मैंने अभी समझाया कि जिसका भी बैलेंस हायर होता है उसी बैलेंस को हम दोनों साइड लिखते हैं। मतलब ये 50,000 हमने यहां लिखा तो यहां भी सेम बैलेंस, जिसका हायर बैलेंस है वो लिखेंगे। नाउ द क्रेडिट साइड इज बीइंग कंपेयर्ड विद द डेबिट साइड। इसमें कोई वैल्यू नहीं है डेबिट साइड में, लेकिन सपोज कुछ वैल्यू होता है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल 40,000 होता डेबिट साइड में भी, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आता है, 10,000, वो लिखना होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस क्या मानेंगे हम, जीरो। सो 50,000 इज बीइंग कंपेयर्ड विद जीरो, सो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50,000 ओनली। तो ये हमने टू बैलेंस कैरिड ऑन कर दिया। इसी को नेक्स्ट डेट में, जैसे ये December 31 दिसंबर सपोज 2022 को है, तो इसको हम 2023 में 1 Jan को हम ट्रांसफर कर देंगे और यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, और ये वैल्यू हो गया हमारा 50,000 रुपीज का। बच्चों आपको पता है, आप लोगों में से बहुत बच्चे ने लेजर कर लिया होगा, लेकिन लेजर में बैलेंसिंग कुछ कहता है। अब लोग सर वो तो अकाउंट बोल ही नहीं सकता, तो बैलेंसिंग कैसे कहता है? बहुत सिंपल है बेटा। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटीज, और ये बैलेंसिंग करने का मतलब क्या है? बैलेंसिंग करने का मतलब ये है कि टिल द एंड ऑफ द मंथ वी स्टिल हैव अ लायबिलिटीज ऑफ 50,000। इसका मतलब हमने कोई पेमेंट नहीं करी है। तो ये बैलेंसिंग कैरी डाउन, ये हर अकाउंट का डिफरेंट डिफरेंट बताता है। और 2023 फर्स्ट जनवरी में ट्रांसफर करने का मतलब है कि ये सिंस पिछले मंथ में पेमेंट नहीं हुआ था, तो इस मंथ में भी एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और इस मंथ में भी ये हमारे लिए लायबिलिटीज बना रहेगा। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। लेकिन बैलेंसिंग कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हो, तो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर बैलेंस्ड एंड टोटल, बट नॉमिनल अकाउंट आर नेवर बैलेंस्ड एंड टोटल। सो पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट को बैलेंस और टोटल करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को नहीं करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स का जो अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस और टोटल नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? तो बेसिकली एक्सपेंसेस होगा, तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देंगे। सिमिलरली इनकम है, डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोज कर देंगे। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हो गया। एक्चुअली देयर आर टू अप्रोचेस, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से बैलेंसिंग का हो गया। दूसरा हो गया कि सपोज आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हो, तो ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर बैलेंस एंड टोटल, बट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर नॉट बैलेंस एंड टोटल। रेवेन्यू वही इनकम हो गया, सपोज डायरेक्ट नेचर का है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और इनडायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी बताता हूं। जो भी इनकम, जैसे डायरेक्ट इनकम जो सिंपली रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली हम सेल कर देते हैं, तो सेल्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम हो गया जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होगा, जो ऑफिस से आपको कुछ इनकम मिलता होगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम, जो बेसिकली डायरेक्टली आपके रॉ मटेरियल को या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश प्रोडक्ट को जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, उसके सेल्स से जो इनकम नहीं मिलता है, उसके एडिशन से कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट इनकम, राइट। तो इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह आपकी एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, तो एक्सपेंसेस भी जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग होंगे तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आज की सेशन में हमने सीखा कि लेजर अकाउंट क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, और लेजर अकाउंट सिंपल, कंपाउंड और ओपनिंग जर्नल एंट्री जो तीन अलग अलग जर्नल एंट्रीज होती हैं उसको कैसे हम प्लेस करते हैं विद अ सिंपल ट्रिक, एंड लास्ट में इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।